नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोयल स्वागत करता हूं आपका उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फूड इंस्पेक्टर परीक्षा के लिए गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, फूड इंस्पेक्टर परीक्षा में गणित के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 30 अंकों के होंगे। चलिए देखते हैं। पहला जो प्रश्न है, 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड तथा 54 सेकंड बाद रंग बदलती हैं। यदि वे तीनों प्रातः 10:15 के समय एक साथ रंग बदलती रहती हैं, तो अगली बार वे तीनों एक साथ किस समय रंग बदलेंगी? यह जो प्रश्न है एलसीएम का प्रश्न है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में बोलते हैं इसको लघुत्तम समापवर्तीय, लस। बोल क्या रहा है? 3 बत्तियां क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड और 54 सेकंड बाद रंग बदलती रहती हैं। मतलब पहले चौराहे पे जो बत्ती लगी है हर 24 सेकंड में रंग बदलती है। दूसरे चौराहे पे जो बत्ती लगी है हर 36 सेकंड में रंग बदलती है। तीसरे चौराहे पे जो बत्ती लगी है हर 54 सेकंड में रंग बदलती है। मतलब 24 सेकंड हुआ उसका कलर चेंज, फिर 24 सेकंड हुआ उसका कलर चेंज। उसी प्रकार दूसरे वाले चौराहे वाली बत्ती हर 36 सेकंड में रंग बदलेगी और तीसरे वाली बत्ती हर 54 सेकंड में रंग बदलती है। इसके बाद एक और डेटा दिया है आपको। सुबह 10:15 का समय ऐसा था जहां पे तीनों ने एक साथ अपना रंग बदला था। मतलब मैं मान लीजिए खड़ा होकर देख रहा हूं, 3 चौराहे हैं मेरे सामने, मान लीजिए, तो 10:15 का समय ऐसा था जहां पे तीनों ने एक साथ रंग बदला था। अब इसके बाद अगला समय क्या होगा जहां पे तीनों वापस से एक साथ रंग बदलेंगी? तो आपको करना क्या है, क्या डेटा फाइंड करना है? आपको समय निकालना है, ऐसा समय कौन सा होगा 10:15 के बाद का जहां पे तीनों बत्तियां वापस से एक साथ रंग बदलेंगी, एक साथ। अब कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो 24 सेकंड, 36 सेकंड, 54 सेकंड, इसका आपको क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एलसीएम क्या होता है? छोटी से छोटी संख्या, लीस्ट नंबर, जो दी गई संख्याओं से क्या हो जाए? पूर्णतः विभाजित। अगर मैं इन तीनों का एलसीएम निकालता हूं, मतलब मेरे को ऐसा डेटा मिलेगा जो इन तीनों से क्या होगा? कंप्लीटली डिवाइड होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं, इन तीनों का अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो मेरे को ऐसा डेटा मिलेगा जो 24 के टेबल में भी आता है, 36 के टेबल में भी आता है और 54 के टेबल में भी आता है। तीनों में क्या है? लीस्ट है और कॉमन है। तो पहले एलसीएम निकालते हैं, क्या आएगा? तो 24, 36 और 54 का एलसीएम निकालते हैं। 24, 36 और 54, 2 से डिवाइड करिए, कितने बार जाएगा? 12 बार। ये कितने बार जाएगा? 18 बार। और ये कितने बार? 27 बार। 2 से डिवाइड करेंगे 6 बार, ये 9 बार, और 27 नहीं जा रहा है, छोड़ दीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे 3, ये 9 और ये 27। वापस से 3 से डिवाइड करिए, 1, 3 और 9। वापस से 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक, वापस से 3 से डिवाइड करेंगे। अब आपको क्या करना है? गुणा करना है। गुणनखंड विधि है ये, और भी बहुत सारी विधि होती है एलसीएम निकालने की। कितना आ रहा है देखिए? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24, 24 त्रिका 72, 72 त्रिका कितना? 216। ये जो डेटा है किसमें आएगा? सेकंड में आएगा। 24, 36 और 54 का एलसीएम आया 216। इसका मतलब 216 वह छोटे से छोटा डेटा है जो इन तीनों से क्या होगा? पूर्णतः विभाजित। मतलब अगर मैं 24 का जब मैं टेबल लिखना स्टार्ट करूंगा तो कहीं ना कहीं जाके 216 तो आएगा ही। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब 24 के टेबल में आएगा ही। उसी प्रकार मैं 36 का टेबल लिखना स्टार्ट करूंगा तो कहीं ना कहीं आगे जाके मुझे 216 मिलेगा ही। 54 का टेबल अगर मैं लिखना स्टार्ट करूंगा तो कहीं ना कहीं जाके 216 मुझे मिलेगा ही। तीनों में क्या है? वो कॉमन है, तभी तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तीनों का मल्टीपल, तीनों में कॉमन, और कैसा कॉमन? लीस्ट, इसीलिए बोलते हैं उसको एलसीएम। इसका मतलब 216 क्या हो रहा है? इन तीनों से पूर्णतः विभाजित हो रहा है।
इसका मतलब हर 216 सेकंड में तीनों बत्तियां एक साथ रंग बदलेंगी। 216 सेकंड हुआ, तीनों एक साथ रंग बदली। क्यों? क्योंकि 216 तीनों से क्या होता है? विभाजित। इससे पहले कोई संख्या है ही नहीं जो इन तीनों से क्या होगी? विभाजित होगी। हर 216 सेकंड में तीनों बत्तियां एक साथ रंग बदलेंगी। अब 216 सेकंड को आप मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा? 3 मिनट और 36 सेकंड मिलेगा। 3 मिनट और 36 सेकंड कैसे मिला? तो 180 सेकंड मतलब कितना हो गया? 3 मिनट, बचा कितना? 36 सेकंड। इसका मतलब मैं ये बोलूंगा हर 3 मिनट 36 सेकंड में तीनों बत्तियां एक साथ रंग बदलेंगी। तो 10:15 पे तीनों बत्तियां एक साथ रंग बदली थी, उसमें कितना ऐड कर दीजिए? 3 मिनट और 36 सेकंड को ऐड कर दीजिए। आंसर क्या आ जाएगा? 10:18 और 36 सेकंड पे तीनों बत्तियां एक साथ रंग बदलेंगी। तो यहां पे 2 प्रकार के प्रश्न पूछेगा आपसे ऐसा पूछ सकता है कितने समय बाद तीनों बत्तियां रंग बदलेंगी? तो आंसर होगा 3 मिनट 36 सेकंड बाद। कितने बजे तीनों बत्तियां एक साथ रंग बदलेंगी? तो आंसर होगा 10:18 और 36 सेकंड। तो एलसीएम की परिभाषा अगर आपको पता है तो ऐसे प्रश्न बहुत आसानी से आप पूरे एनालिसिस के साथ कर सकते हैं। रटना नहीं पड़ेगा आपको। मैक्सिमम बच्चे रट लेते हैं इसको कि एलसीएम निकाल के ऐड करना है। क्यों एलसीएम निकाल रहे हैं उसके पीछे का रीजन आपको पता होना चाहिए। सेम ऐसा ही प्रश्न इससे पहले जो फूड इंस्पेक्टर का परीक्षा हुआ था उसमें पूछा गया था, आप देख सकते हैं सेम ऐसा ही प्रश्न था वो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 10 तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। इसका वैल्यू क्या होगा? तो कुछ फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो बनता है वो क्या बनता है? देखिए, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz। इसका फॉर्मूला देखिए क्या बनता है? ये बनता है x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये बनता है फॉर्मूला। ठीक, ये बहुत बार पूछा गया है व्यापम में, पीएससी में बहुत बार पूछा गया है। अभी जो एसीएफ का एग्जाम हुआ था, सीजीपीएससी जो एग्जाम लिया था एसीएफ का, वहां पे भी सेम ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था। तो आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz। इसका ये फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा अगर मैं चेंज करूंगा तो क्या कर सकता हूं? देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस को कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या बचेगा? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बचेगा। ऐसा भी लिख सकता हूं। यहां पे क्या किया मैं? माइनस को कॉमन निकाल दिया, बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बचेगा? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तब जाके ये प्रश्न बनेगा। बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि सर एक्स वाई और जेड का वैल्यू कुछ मान लीजिए जो इन दोनों को सेटिस्फाइड करे। एक्स वाई और जेड का कोई वैल्यू आप मान लो जो इन दोनों इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाइड। लेकिन मानने में दिक्कत होती है। जैसे आप बोलेंगे सर x2 y2 और z2 मान लेता हूं मैं, तो 2 2 4 2 6 तो आ गया, लेकिन यहां पे सेटिस्फाइड हो रहा है क्या? दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, तो मानने में दिक्कत होती है। कभी कभी किस्मत अच्छा होता है तो आप अपने मन से ऐसा सोचते हैं जो दोनों में क्या हो गया? सेटिस्फाइड हो गया, उसको यहां रख सकते हैं आप। लेकिन दिक्कत वहीं पे आएगी। आप 2 2 और 2 रखेंगे तो 6 तो आ गया, लेकिन यहां पे क्या आएगा? 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 दूनी 4 12 हो गया, लेकिन 10 से यहां पे तो एक्स वाई और जेड का ऐसा वैल्यू आपको सोचना पड़ेगा जो दोनों इक्वेशन को क्या करे? संतुष्ट करे। वहां पे दिक्कत होती है सोचने में, इसीलिए यह फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। अब फॉर्मूले में देखिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू तो आपको पता है। क्या क्या पता है? देखिए फॉर्मूले में अगर मैं बोलूं ये वैल्यू आपको पता है, कितना दिया है? देखिए 6। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये वैल्यू आपको नहीं पता है। ये वैल्यू भी पता है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये वैल्यू कितना दिया है? देखिए 10।
लेकिन ये दिक्कत कर रहा है, मतलब मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कहीं से चाहिए। ये वैल्यू कहीं से मिलेगी, उसको यहां पुट करके आंसर निकालूंगा। ये आपका टास्क है, ये आपका यहां पे एम होना चाहिए कि कहीं से भी मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा खत्म। अब ये कहां से मिलेगा, तो आपने पढ़ा होगा, अगर इस प्रकार का दो डेटा आपको गिवन होता है तो ये डेटा कैसे निकालते हैं आप, ये डेटा एक और फॉर्मूला यूज करके निकालते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, देखिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। अब यहां पे देखिए, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। कैसे निकालेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना दिया है, 6, तो यहां पुट कर दीजिए 6, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपको चाहिए, ये वैल्यू कितना दिया है आपको, तो ये वैल्यू आपको दिया है 10, तो 36 में से 20 आप माइनस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना मिल गया आपको, 16। अब ये 16 मिल गया, यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। अब x प्लस वाई प्लस जेड कितना है, 6, तो यहां 6 पुट कर दिया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपने निकाला अभी कितना, 16। ये वैल्यू कितना दिया है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कितना दिया है, 10। सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा, 6 गुणा 6 कितना हो गया, 36। ऑप्शन देख लीजिए, 36 है क्या, बिल्कुल है। दो फॉर्मूले का यहां पे यूज हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। दिए गए चित्र में त्रिज्या का एक वृत्त 7 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर के आयत में स्थापित किया गया है। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या है, त्रिज्या का एक वृत्त मतलब 2 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको व्यापम के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल मतलब ये देखिए, ये वाला क्षेत्रफल आपसे पूछा है, ये क्षेत्रफल, ये जितना भी डॉट डॉट किया है आप देख पा रहे हैं, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। आसान सा प्रश्न है, ज्यादा इसमें आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्षेत्रफल क्या होता है, कोई भी आकृति जो स्थान घेरती है, जैसे मान लीजिए ये कोई आयत है, इसका क्षेत्रफल का मतलब क्या हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन जो ये घेर रहा है, इसको बोलूंगा मैं क्षेत्रफल। जैसे मान लीजिए ये कोई वृत्त है, इसका क्षेत्रफल मतलब क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो यहां पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप आयत देख पा रहे हैं, लंबाई कितना है 11, चौड़ाई कितना है 7, लंबाई है 11, चौड़ाई है 7। तो आयत का क्षेत्रफल अगर मैं निकालूंगा तो क्या मिलेगा, 11 गुणा 7, ये क्या मिलेगा, आयत का क्षेत्रफल, रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 11, चौड़ाई कितना है 7। आयत का क्षेत्रफल मतलब पूरा क्षेत्रफल मेरे को मिल चुका है। उसमें से मैं क्या करता हूं, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा। अगर मैं वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करूंगा तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू कितना, 22/7। आर स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2। ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। तो जब मैं आयत के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिलेगा ना। ये देखिए, आयत का क्षेत्रफल मतलब ये पूरा, ये हो गया आयत का क्षेत्रफल। इसमें से वृत्त का क्षेत्रफल को मैं क्या कर रहा हूं, माइनस, मतलब ये जो क्षेत्रफल है इसको मैं क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। ये हो गया आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, और ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। सिंप्लीफाई करेंगे, पॉइंट में आएगा आंसर, ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर विस्तार वाले एक बक्से में अधिकतम कितनी लंबाई की एक पेंसिल रखी जा सकती है। ये क्या है, ये घनाभ है। ये देखिए, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या है, अलग अलग, मतलब घनाभ है, ये क्यूबॉइड ऐसा कुछ। ये देखिए, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या है, अलग अलग है, मतलब ये इस प्रकार का एक बॉक्स है। इसमें बोल रहा है एक पेंसिल रखनी है आपको,
इस प्रकार का एक बॉक्स आपके पास में है, इसमें एक पेंसिल रखनी है, तो उस पेंसिल की अधिकतम लंबाई क्या होगी? तो आपको यहां पे समझना है पेंसिल की अधिकतम लंबाई, ये देखिए ऐसा रखोगे पेंसिल आप, ये होगा पेंसिल का अधिकतम लंबाई। ऊपर से देखो बॉक्स को, ऐसा सोचो आप टॉप से देख रहे हो, टॉप से देखोगे और एक पेंसिल आपको रखनी है तो पेंसिल को ऐसा ही तो रखोगे। ये देखो ऊपर से अगर आप पेंसिल रख रहे हो यहां पे, तो पेंसिल को ऐसा रखोगे तो मैक्सिमम लंबाई पेंसिल का मिलेगा आपको। और ये क्या होता है? विकर्ण होता है, डायगोनल होता है। तो आपको घनाभ का विकर्ण पता होना चाहिए। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण क्या होता है देख लीजिए, ये होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका वर्गमूल। ये होता है घनाभ का विकर्ण। लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग, इसका वर्गमूल। ये होता है आपका घनाभ का विकर्ण। ठीक, डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। अब लंबाई आपको दिया है, ये देखिए कितना है 8, तो यहां लिख दीजिए 8 का वर्ग। चौड़ाई आपको दिया है कितना 6, तो यहां लिख दीजिए 6 का वर्ग। ऊंचाई आपको दिया है कितना 2, तो यहां लिख दीजिए 2 का वर्ग। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64, तो यहां लिखता हूं मैं 64। 6 का वर्ग कितना 36, 2 का वर्ग कितना 4, जोड़ेंगे तो क्या आएगा 64 और 36 हो गया 100, 100 और 4 कितना हो गया 104। 104 का वर्गमूल निकाल लीजिए, तो 104 का वर्गमूल कितना आएगा? गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 52, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 26, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 13, 13 एकम कितना 13, कितना आ रहा है देख लीजिए। ये तो पेयर बन रहा है आपका, ये देखिए वर्गमूल आना चाहिए, वर्गमूल निकालने ऐसा कुछ आ रहा है, तो ये तो पेयर बन के बाहर आ गया। अंदर में कितना बचा 26, तो 2 वर्गमूल 26। तो आपको समझना है घनाभ में मैक्सिमम जो लेंथ का आप पेंसिल रखेंगे वो क्या होगा? विकर्ण ही होगा। यहां पे ऐसा भी प्रश्न बन सकता था, एक कमरा है घनाभ के आकार का, उसमें आपको एक बांस रखना है। ठीक, तो उस बांस की मैक्सिमम लंबाई क्या हो सकती है? यही होती। ठीक, यहां पे बॉक्स में पेंसिल रख रहे हैं, वहां पे कमरे में बांस बोल देता वो। तो फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। घन में क्या हो जाता? घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होता है? बराबर होता है। तो फॉर्मूला यहां से बना सकते हैं। अगर घन होता तो फॉर्मूला क्या बन जाता? ये देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाता घन के केस में फॉर्मूला। क्योंकि घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होगा? घन में बराबर हो जाएगा। तो यहीं से फॉर्मूला बना सकते हैं घन के विकर्ण का, डायगोनल ऑफ अ क्यूब। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि एक व्यक्ति अपना माल 10% लाभ पर बेचता है, अगर वह माल को 10% कम में खरीदा और 20% लाभ पर बेचता तो उसे 8 रुपए कम मिलते, माल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लाभ और हानि का प्रश्न है। तो लाभ और हानि के जो प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं वो पूरे कॉन्सेप्ट पे आधारित हैं। अगर आप सोचेंगे कि लाभ और हानि के प्रश्नों को या और भी जो चैप्टर्स हैं उनके प्रश्नों को केवल आप ट्रिक से या फॉर्मूले से कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं रहा है अब। क्योंकि अभी आपने देखा होगा 13 फरवरी को जो पीएससी प्री का एग्जाम हुआ है उसमें भी मैथ्स बहुत टफ पूछा गया है। केवल ट्रिक से या केवल फॉर्मूले से प्रश्न अब नहीं बनने वाले हैं। आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। जैसे लाभ और हानि का चैप्टर हो गया, प्रतिशत का चैप्टर हो गया, तो आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। फॉर्मूले से यह प्रश्न भी सॉल्व नहीं होने वाला है। समझिए, एक व्यक्ति अपना माल 10% लाभ पर बेचता है, तो मान लीजिए वह माल को खरीद के लाया था कितने में? x रुपए में। ये देखिए x रुपए में खरीद के लाया था, इसको 10% लाभ पर बेच दिया। लाभ पर बेचने का मतलब क्या हो जाएगा? वो प्राइस को क्या किया है? 10% बढ़ा दिया। तो प्राइस को 10% बढ़ाया, इसका मतलब क्या हो गया? x का 110%। अगर मैं सामान को x रुपए में खरीद के ला रहा हूं और उसको 10% लाभ पर बेचता हूं, मतलब मैं क्या कर रहा हूं? सामान के प्राइस को 10% बढ़ा दे रहा हूं। तो ये मान लीजिए सामान का क्रय मूल्य, तो ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य। इसमें क्या लाभ और हानि? ये तो पूरा का पूरा परसेंटेज है। लाभ मतलब क्या? वृद्धि। 100 रुपए का सामान खरीदा, 10% लाभ लेके बेचा, मतलब 100 रुपया में 10% की वृद्धि कर रहा हूं मैं। उसी प्रकार x रुपए में सामान खरीदा, 10% लाभ लेके बेचा, मतलब सामान को इतना रुपए में बेचा हूं मैं।
अब क्या बोल रहा है प्रश्न में देखिए, यदि वह माल को 10% कम में खरीदता और 20% लाभ पर बेचता, मतलब इमेजिन कर रहा है कि अगर वह माल को 10% कम में खरीदता, मतलब पहले कितने में खरीदा x में, अब इमेजिन कर रहा है 10% कम पर खरीदा होता, तो 10% कम पर खरीदा होता मतलब अब सामान को कितना में खरीद के लाया वो, x का 90% पे, 10% कम पर, और 20% लाभ पर, कितना लाभ बोला है देखिए, 20% लाभ पर बेचता, इसको बेचा है कितने प्रतिशत लाभ पर, 20% लाभ पर, तो 20% लाभ का मतलब क्या हो गया, इसमें 20% का आप इंक्रीज कर दीजिए, ये देखिए ये हो गया नया विक्रय मूल्य। तो ये जो विक्रय मूल्य है ये क्या है, 8 रुपया कम है, 8 रुपया कम है, मतलब ये अमाउंट जो आपको मिल रहा है, विक्रय मूल्य का मतलब पैसा मिलना, तो ये जो पैसा आपको मिल रहा है ये 8 रुपया कम है, किससे, पहले वाले विक्रय मूल्य से। इसका मतलब दोनों विक्रय मूल्य का डिफरेंस आपको कितना देकर रखा है, 8। यहां पे अगर 100 रुपया मिल रहा है तो यहां 92 ही मिलेगा, यहां पे 200 मिल रहा है तो यहां पे 192 मिलेगा, यहां पे 10 रुपया मिल रहा है तो यहां पे 2 रुपया मिलेगा। इसका मतलब दोनों विक्रय मूल्य का डिफरेंस कितना दिया है आपको, 8 दिया है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, कितना आ जाएगा, 108x बटा 100, तो दोनों का डिफरेंस कितना लिख दीजिए, 8। 110x बटा 100 माइनस 108x बटा 100 बराबर कितना, 8 रुपया। सिंप्लीफाई करिए कितना आ जाएगा, 2x बटा 100 बराबर 8, 2 से काट दो, कितना आ जाएगा x का वैल्यू, 400 रुपया। तो ये फॉर्मूला से नहीं बनेगा, आपसे आपको समझना है प्रतिशत के कॉन्सेप्ट को, लाभ और हानि के कॉन्सेप्ट को, आसानी से बनेगा फिर, ठीक। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं 400 आपको मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2 रेलगाड़ी जिनकी लंबाई क्रमशः 100 मीटर तथा 95 मीटर हैं, समान दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को पार करने में 27 सेकंड का समय लेती हैं, परंतु यदि वे विपरीत दिशाओं में चलें तो पार करने में केवल 9 सेकंड का समय लेती हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बताइए क्या है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न व्यापम के एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं। देखिए 2 रेलगाड़ियां हैं जिनकी लंबाइयां दी हैं 100 मीटर और 95 मीटर, ये देखिए 100 मीटर और 95 मीटर, मान लीजिए ये 100 मीटर है, एक और रेलगाड़ी है 95 मीटर, ये देखिए ये है मान लीजिए 95 मीटर, एक ही दिशा में जा रही हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो पार करने में कितना समय लगा रही हैं, देखिए एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो पार करने में 27 सेकंड लगा रही हैं, तो यहां पे समय कितना दिया है आपको, 27 सेकंड दिया है, पार करने में कितना समय लगा रही हैं, 27 सेकंड। विपरीत दिशा में जब जा रही हैं तो समय कितना लगा रही हैं, देखिए केवल 9 सेकंड, विपरीत दिशा में समय कितना दिया है, 9 सेकंड। ये 2 डेटा आपको दिया गया है, सिंपल सी बात है, सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो एक दूसरे को पार करने में समय क्या लगेगा, ज्यादा, विपरीत दिशा में जाएंगी तो समय क्या लगेगा, कम। ये देखिए विपरीत दिशा में जा रही हैं तो समय क्या लगेगा पार करने में, कम। सेम दिशा में जा रही हैं तो तेज वाली रेलगाड़ी धीरे वाले को पार करेगी तो समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा ना। विपरीत दिशा में जा रही हैं, ये देखिए तुरंत पार हो जाएंगी, सेम दिशा में जा रही हैं तो ये आगे बढ़ेगी इसके, तो पार करने में समय क्या लग रहा है, यहां पे 27 और यहां पे कितना, 9। अब आपने पढ़ा होगा समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल, दोनों में चाल है मतलब चाल क्या हो जाएगी, सापेक्षिक चाल, और यहां पे दूरी क्या होगी, तो दूरी हो जाएगी रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योग, होगी ना दूरी, सिंपल सी बात है, एक दूसरे को पार कर रही हैं तो दूरी क्या होगी, a प्लस बी मतलब 100 प्लस 95। इससे संबंधित एक वीडियो YouTube चैनल पे अपलोड किया गया है, अगर दूरी के कॉन्सेप्ट में कुछ डाउट है तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक, दूरी के कॉन्सेप्ट में कुछ डाउट है तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। यहां पे दूरी क्या होगी, 100 प्लस 95। चाल क्या हो जाएगी, अगर मैं सेम डायरेक्शन की बात करूं, अगर मैं सेम डायरेक्शन की बात करता हूं तो चाल क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में कम होती है, मतलब यहां पे इसकी चाल अगर मैं मान लेता हूं x है, इसकी चाल मैं मान लेता हूं क्या है, y है, तो क्या हो जाएगी, x माइनस y हो जाएगी। ठीक, अब डिपेंड करता आप मान किस में रहे हो, अगर आप इसको मान रहे हो किलोमीटर प्रति घंटा में
इसको भी आप मान रहे हो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो यहां पे आपको 5/18, यहां पे आपको 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या आएगा 1000 और घंटे को सेकंड में बदलेंगे तो 3600, कट पिट करेंगे तो 5/18 आएगा। समय कितना दिया है देखिए 27 सेकंड, यहां लिख दीजिए 27। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो क्या मिलेगा 100 और 95 क्या हो जाएगा 195, नीचे कितना आ गया x माइनस वाई इंटू 5/18, ये हो गया। क्लियर है यहां तक। अब अगर मैं एक और इक्वेशन बनाता हूं तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा सापेक्षिक चाल, तो दूरी तो यहां पे भी क्या हो जाएगा 100 प्लस 95। सापेक्षिक चाल अगर मैं बात करता हूं अपोजिट डायरेक्शन की तो सापेक्षिक चाल क्या होगी ज्यादी, तो क्या लिखूंगा यहां पे x प्लस वाई इंटू कितना 5/18। डिफरेंस क्या आ रहा है चाल यहां पे सेम डायरेक्शन में कम, अपोजिट में क्या ज्यादा। आपने रियल लाइफ में भी एग्जांपल देखा होगा, आपके सामने से अगर कोई ट्रेन आ रही है तो आपको उसकी स्पीड ज्यादा लगती है, जबकि आपके बगल से कोई ट्रेन आपको ओवरटेक की है तो आपको उसकी स्पीड कम लगती है। तो सेम डायरेक्शन में सापेक्षिक चाल कम होती है, अपोजिट में ज्यादा होती है। तो यहां पे समय कितना है अपोजिट में 9, ये कितना हो गया 195, नीचे कितना आ जाएगा x प्लस वाई इंटू 5/18। तो यहां से x माइनस वाई को लेके इक्वेशन बनेगा, यहां पे x प्लस वाई को लेके इक्वेशन बनेगा। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद x और y का वैल्यू निकालेंगे आप। ये आपका काम है, x और y का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। एक और तरीका क्या है, ऑप्शन रख रख के चेक कर लीजिए, ऑप्शन रख रख के चेक कर सकते हैं। x और y का वैल्यू पुट करिए, अगर इक्वेशन संतुष्ट हो गया जिस वैल्यू पे, वो क्या है आपका सही आंसर है। तो वहां पे दिक्कत क्या होगी, 4 ऑप्शन है, रखने में अगर लेंदी होता है तो यहां पे आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। x माइनस वाई को सॉल्व करो, हो जाएगा सॉल्व, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पे एक इक्वेशन बनेगा, यहां पे दूसरा इक्वेशन बनेगा, दोनों को सॉल्व करेंगे, x और y का वैल्यू को फाइंड करेंगे आप। तो रेलगाड़ी का चैप्टर जो आपने पढ़ा होगा उसी का प्रश्न है ये, ठीक। दूरी क्या होगी यहां पे 100 प्लस 95, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 2 बातें ध्यान रखनी है आपको, सेम डायरेक्शन में सापेक्षिक चाल कम, अपोजिट में क्या होती है जाती। इस बारे में डिटेल्ड में डिस्कशन क्लास में भी किया गया है। इसके अलावा 1-2 वीडियो भी रेलगाड़ी के अपलोड किए गए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेंदी प्रश्न ही। तो जो पिछले एग्जाम्स हुए हैं व्यापम के, उन सारे एग्जाम्स को देख के एनालिसिस करके ही ये 30 क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन 30 प्रश्न को आप प्रैक्टिस करेंगे, खुद से प्रैक्टिस करिए, नहीं बनता है तो उसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के 3:4:10 के अनुपात में हैं। यदि इनका कुल मूल्य 102 रुपए हो तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर जो फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था उसमें सिक्कों पे आधारित प्रश्न पूछा गया था एक। कैसे करना है देखिए, तो मान लेंगे यहां से 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, ये देखिए 1 रुपए के सिक्कों की संख्या मान लीजिए, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा 3 के। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ये कितना हो जाएगा 4 के। और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ये मान लीजिए आप कितना 10 के। इसका मतलब थैले में 1 रुपए के सिक्के कितने हैं 3 के। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है 3 के। 3 नहीं मान सकते आप, ठीक, आप 3 नहीं बोल सकते। अनुपात 3, 4, 10 का है। हो सकता है 30 हो, 40 हो, 100 हो, तो भी तो अनुपात क्या आएगा 3, 4, 10 का ही आएगा। तो यहां पे 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी मान लिया 3 के, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 4 के और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 10 के। अब कुल मूल्य कितना है 102 रुपए है, आपको यहां पे बोल दिया है कुल मूल्य कितना है 102 रुपए। यहां पे समझेंगे, कुल मूल्य बोल दिया है 102 रुपए, मतलब थैले में टोटल अमाउंट कितना है 102। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यहां पे सीधे 3 के प्लस 4 के प्लस 10 के बराबर 102 लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है।
थैले में कुल मूल्य कितना है 102। ये नहीं बोला कि कुल सिक्के 102 हैं। अगर बोलता प्रश्न में कि थैले में कुल सिक्के 102 हैं तो आप तीनों का टोटल कितना लिखते 102। लेकिन यहां पे बोल क्या रहा है, कुल मूल्य कितना है 102 रुपए। तो आपको सिक्कों की संख्या को अमाउंट में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट। कैसे कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है, देखिए छोटा सा एक बेसिक सा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए आपके पास 2 रुपए के 8 सिक्के हैं, 2 रुपए के 8 सिक्के हैं, तो अमाउंट कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर अमाउंट हो गया 16 रुपया। कैसे निकाला, 2 × 8 16 रुपया। मैं बोला आपके पास 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, तो आपने कैसे अमाउंट बताया, आपने बोला सर 5 × 10 कर दो ना, 50 रुपया हो गया। मैं बोला आपके पास 50 पैसे के 5 सिक्के हैं, 50 पैसे के 5 सिक्के हैं, कितना रुपया है आपके पास, तो आपने बोला सर 50 × 5 कर दो, कितना आया 250। लेकिन ये 250 किस में आएगा, पैसे में आएगा ना। अब 50 पैसे का 5 ठो सिक्का रखे हो तो ये थोड़ी बोलोगे 250 रुपया आपके पास, 250 पैसा मतलब 2.5 रुपया है आपके पास। तो आप समझ गए कैसे कन्वर्ट करना है। अब 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, 3 के, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 1 × 3 के। 1 रुपए का 3 सिक्का होता तो अमाउंट कितना, 1 × 3 3 रुपया। लेकिन यहां कितना सिक्का है, 3 के, तो 1 × 3 के। आगे क्या बोला, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 4 के, तो 50 × 4 के। उसी प्रकार 10 × कितना, 10 के, बराबर कितना 102। प्रॉब्लम क्या है कि ये तो पैसे में है, ये पैसे में, लेकिन ये दोनों किस में हैं, रुपए में हैं। ये दोनों किस में हो गए, रुपए में हो गए। ये दिक्कत हो गई। तो क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप रुपए वाले को क्या करिए, पैसे में कन्वर्ट कर दीजिए। आपको पता है 1 रुपया में कितना पैसा, 100 पैसा, तो यहां पे 100 और यहां पे भी 100 का मल्टीप्लाई। अब ये पैसे में, ये भी पैसे में, ये भी पैसे में, ये भी पैसे में। एक और ऑप्शन था कि आप पैसे वाले को रुपए में कन्वर्ट कर दो, तो डिवाइड बाई 100 करना पड़ता, लेकिन मल्टीप्लाई करना डिवाइड से ज्यादा आसान होता है। तो यहां पे मैंने क्या किया, रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो गया 300 के, ये हो गया 200 के, और ये हो गया 100 के, बराबर 102 × 100। जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 600 के बराबर 102 × 100। सिंप्लीफाई करेंगे तो के का वैल्यू क्या मिलेगा, 102 × 100 बटा 600। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 से काटेंगे, के का वैल्यू क्या मिला 17। के का वैल्यू 17 मिला। इसका मतलब क्या हो गया, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, 10 × 17 मतलब कितना हो गया, 170 हो गया। ऑप्शन देख लीजिए, 170 है क्या, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा 170, 170 ही आएगा। थोड़ा मिस्टेक हो गया ऑप्शन में, 170 ही आएगा। वो देख लीजिए कहीं पे गलती हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ठीक है, 170 ही आएगा 10 पैसे के सिक्कों की संख्या। के का वैल्यू कितना निकला 17, 17 का 10 में गुणा करेंगे क्या आएगा 170 आएगा। ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, 170 इसका आंसर होगा। तो अनुपात के जितने भी प्रश्न बनते हैं, मैक्सिमम प्रश्नों का अप्रोच यही होता है, पहले स्टेटमेंट से के मान लीजिए और दूसरे वाले से के का वैल्यू को फाइंड कर लीजिए। मैक्सिमम जो प्रश्न होते हैं उनका अप्रोच यही होता है, के मानो, के का वैल्यू को निकालो। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाने पर श्री भद्र 320 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद लेते हैं। चीनी की कीमत, मूल्य नहीं होगा यहां पे, मूल होगा। मूल मतलब वास्तविक कीमत। ठीक, चीनी की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है। मूल मतलब हो जाएगा जो प्रारंभिक मान था, प्रारंभिक कीमत भी आप बोल सकते हैं, प्रारंभिक कीमत। अच्छा प्रश्न है, बोल क्या रहा है, चीनी की कीमत में 20% कमी हो गई। अब कमी हो गई तो सिंपल सी बात है, मार्केट में पहले आप 320 रुपया लेके गए, चीनी खरीदे, अब चीनी का भाव कम हो गया, अब मैं 320 रुपए लेके जाऊंगा मार्केट में तो मेरे को चीनी क्या मिलेगा, ज्यादा। कितना ज्यादा मिल रहा है, 5 किलोग्राम ज्यादा मिल रहा है। समझ आ रहा है। एक बात और एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, जहां भी अधिक और कम की बात करता है मैथ्स में, गणित में, इसका मतलब आपको अंतर देकर रखा है, डिफरेंस आपको देकर रखा है वो।
जहां भी अधिक और कम की बात किया मतलब आपको डिफरेंस वो देख कर रखा हुआ है। तो यहां भी तो अधिक और कम की बात कर रहा है, 5 किलोग्राम अधिक। एक और प्रश्न आपने देखा था लाभ हानि में, 8 रुपया कम मिलता है, तो वो विक्रय मूल्य का अंतर था। यहां पे 5 किलोग्राम चीनी क्या मिल रही है? अधिक। तो चीनी की मात्रा का अंतर कितना होगा आगे जाके? 5 किलोग्राम होगा। कैसे करना है समझिए, अच्छे प्रश्न है सारे। तो मान लीजिए प्रारंभिक भाव चीनी का, प्रारंभिक भाव मान लीजिए चीनी का x रुपया प्रति किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम चीनी मेरे को x रुपया में मिल जाएगी। अब क्या हुआ, इसमें 20% क्या हो गई है? कमी आ गई है। ये देखिए 20% कमी आ गई है, तो इसमें 20% की कमी आ गई है, तो यहां से आप नया भाव लिख सकते हैं चीनी का। नया भाव कितना हो जाएगा? x का 80%, सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा? 4x/5 रुपए प्रति किलोग्राम। अब मार्केट जाऊंगा तो 1 किलोग्राम चीनी कितना में मिलेगा? 4x/5 रुपीस में मिलेगा मेरे को। अब एक बात समझिए, यहां पे चीनी का भाव हो गया है कम, तो यहां पे चीनी क्या मिलेगी? अधिक। कितनी अधिक मिल रही है? 5 किलोग्राम अधिक चीनी मिल रही है। कितना रुपया लेके मार्केट गए हो? 320। 320 रुपया लेके मार्केट गया पहले, और 320 रुपया लेके मार्केट गया अभी। तो अभी जो चीनी मिल रही है वो 5 किलोग्राम अधिक मिल रही है। कब से? पहले से। मतलब यहां पर चीनी मेरे को मिलती 10 किलोग्राम, तो यहां मिलेगी 5 किलोग्राम। यहां मिलती 20 किलोग्राम, तो यहां 25 मिल जाएगी, 5 किलोग्राम अधिक। यहां 10 तो यहां 15, यहां 20 तो यहां कितना? 25। रेट कम तो चीनी क्या मिलेगी? ज्यादा। इसका मतलब चीनी की मात्रा का अंतर कितना देकर रखा है आपको? 5 किलोग्राम। अब मान लीजिए मैं बोलता हूं आपके पास है 40 रुपया, और चीनी का रेट कितना है? 8 रुपया प्रति किलोग्राम। मान लीजिए आप मार्केट गए हैं तो आपको चीनी कितना मिलेगा? 40 रुपया में। 40 रुपया में आपको चीनी कितना मिलेगा? 5 किलोग्राम मिलेगा। एग्जांपल ले रहा हूं मैं। 40 रुपया आपके पास है, 8 रुपया प्रति किलोग्राम चीनी का भाव है, तो मार्केट जाएंगे तो आपको चीनी कितना मिलेगा? 5 किलोग्राम चीनी मिलेगा 40 रुपया का 8 के भाव से। कैसे निकाले आप? 40 डिवाइड बाई 8। वही बात यहां पे होगी, चीनी ज्यादा कहां मिल रही है? 4x/5 वाले रेट में। कितना रुपया लेके मार्केट गए हो? तो देख लीजिए आप 320 रुपया लेके मार्केट गए हैं, तो 320 रुपया का चीनी किस भाव से? 4x/5 के भाव से। कितना मिलेगा? इतना ही तो मिलेगा। 320 रुपया का चीनी x के भाव से कितना मिलेगा? इतना ही तो मिलेगा। दोनों का डिफरेंस कितना लिखूंगा? 5। ये क्या है? चीनी की मात्रा। ये भी क्या है? चीनी की मात्रा। और ये भी क्या है? चीनी की मात्रा। ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल आप ले सकते हैं। 40 रुपया का चीनी 8 के भाव से कितना मिलेगा? 40/8, 5 किलोग्राम। उसी प्रकार 320 रुपए का चीनी इस भाव से कितना मिलेगा? इतना मिलेगा। 320 रुपए का चीनी इस भाव से कितना मिलेगा? इतना मिलेगा। दोनों का अंतर कितना? 5। आप बोलेंगे सर इसको पहले क्यों लिखे हो, इसको पहले क्यों नहीं लिखे? अंतर हमेशा बड़ा माइनस छोटा होता है। ज्यादा चीनी कहां मिलेगी? कम रेट पे। तो कम रेट पे ज्यादा चीनी, ये देखिए कम रेट पे चीनी क्या मिलेगी आपको? ज्यादा मिलेगी। सिंप्लीफाई कैसे करना है? देखिए 320/x को कॉमन निकाल दीजिए। ये 5 ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 5/4 - 1 बराबर कितना? 5। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। 320/1x ये कितना आ गया? 1/4 बराबर 5। ये आ जाएगा 80। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 80/5, 16 रुपया प्रति किलोग्राम। तो ये हो गया चीनी का प्रारंभिक भाव कितना? 16 रुपया प्रति किलोग्राम। नया भाव बोलेगा तो नया बता सकते हैं। यहां पे x का वैल्यू कितना पुट कर दीजिए? 16। लेकिन पूछा क्या था? मूल कीमत कितनी है? 16। और अच्छा प्रश्न है, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बहुत सारे पूछे गए हैं व्यापम के एग्जाम्स में। इसके लिए फॉर्मूला भी होता है, लेकिन फॉर्मूला आपको याद ही नहीं रहेगा, इसीलिए फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं। 5 आदमी तथा 2 औरतों में से 3 समिति बनानी है। 3 मतलब 3 व्यक्ति की समिति बनानी है। यह समिति आप कितने प्रकार से बना सकते हैं, जबकि प्रत्येक समिति में कम से कम 1 औरत अवश्य हो। ठीक, आप सोच रहे होंगे सर व्यापम में तो क्रमचय संचय है नहीं, प्रायिकता भी नहीं है, और ये जो प्रश्न है ये संचय का है। तो पिछले बार जो फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था उसमें
एक प्रश्न पूछा गया था क्रमचय का और एक प्रश्न पूछा गया था संचय का, इसीलिए मैंने यहां पे एक संचय का प्रश्न लिया है। इसी प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए क्या बोल रहा है, 5 आदमी और 2 औरत हैं। ठीक, प्रश्न को समझिए। 5 आदमी हैं, आदमी को मैं मेल बोल दे रहा हूं, तथा 2 औरत हैं, औरत को मैं फीमेल बोल दे रहा हूं। ठीक, इसमें से आपको समिति बनानी है। समिति में 3 सदस्य होने चाहिए, समिति में होने चाहिए 3 सदस्य। कंडीशन क्या दिया है, कम से कम एक महिला तो होनी ही चाहिए, कम से कम एक महिला समिति में अवश्य होनी चाहिए। यह दिक्कत कर दिया, एटलीस्ट एक महिला तो वहां पे होनी ही चाहिए। अब जब भी ऐसा कंडीशन आपको दिया तो आपको समझना पड़ेगा कम से कम का मतलब क्या होता है। तो कम से कम एक महिला का मतलब क्या होगा, 3 सदस्य आपको चाहिए, कम से कम एक महिला बोल रहा है, तो एक महिला भी चलेगी, 2 भी चलेगी और तीनों की 3 महिला भी चलेंगी। लेकिन आप बोलेंगे सर 3 महिला तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि टोटल कितनी महिला है, यहां पे 2 महिला है। ये जो कम से कम वर्ड है इसको समझिए। जैसे मैं बोला सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में सीसेट में कम से कम 66 नंबर चाहिए आपको, इसका मतलब 66 भी चलेगा, 67 भी चलेगा, 68 भी चलेगा, 200 भी चलेगा। वही बात यहां पे हो रही है, कम से कम एक महिला का मतलब 1 भी चलेगी, 2 भी चलेगी, 3 भी चलेगी, 1 तो होनी ही चाहिए। तो यहां पे कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा, देखिए मैं किसी पहले व्यक्ति को काम दिया कि 5 आदमी हैं और 2 औरत हैं, तेरे को समिति बनानी है भाई जिसमें 3 सदस्य होने चाहिए, कम से कम एक महिला उसमें होनी ही चाहिए। तो उसने क्या किया, उसने बोला सर ऐसा बनाइए, एक महिला है तो एक महिला को ले लिया मैं, एक महिला तथा 2 पुरुष हो गए, एक महिला तथा 2 पुरुष। किसी दूसरे व्यक्ति को मैंने काम दिया तो उसने क्या किया, उसने बोला सर 2 महिला तथा 1 पुरुष, 2 महिला तथा 1 पुरुष। समझ पा रहे हैं बात को, दोनों में तो कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है ना, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कम से कम एक महिला यहां भी है और कम से कम एक महिला यहां भी है, कम से कम एक महिला यहां भी है और कम से कम एक महिला यहां पे भी है। तो दोनों में कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है। लेकिन दोनों में से एक्चुअल में कोई ना कोई एक ही कंडीशन होगी, तो बीच में क्या लिख दूंगा मैं, यहां लिख दूंगा, या तो ये कंडीशन या तो ये कंडीशन, इसके अलावा कोई और कंडीशन बनेगी क्या। आप बोलेंगे सर तीनों की तीनों महिला हो गई तो भी तो ठीक है, लेकिन टोटल कितनी महिला है, 2 ही तो महिला है। ठीक, अब आपने अगर क्रमचय संचय पढ़ा होगा तो तथा का मतलब क्या होता है, तथा का मतलब होता है गुणा, या का मतलब क्या होता है, प्लस, जोड़ना। क्यों होता है उस पर बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरा का पूरा आधा घंटा लग जाएगा इसमें समझाने में। क्यों आप एंड और इसको बोलूंगा मैं और, क्यों एंड को आप मल्टीप्लाई लिखते हैं और को प्लस लिखते हैं। ठीक, इसके पीछे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं तो उनको सीखने में बहुत टाइम लग जाएगा, अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है। तो यहां पे केवल आप समझिए इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 1 महिला तथा 2 पुरुष। अब एक महिला कहां से आएगी, 2 में से, तो 2 में से एक महिला को कितने प्रकार से मैं चयन कर सकता हूं, तो 2C1 लिखूंगा ना, यहां पे क्या लिख दूंगा, गुणा 2 पुरुष कहां से आएंगे, 5 में से, तो 5 में से 2 पुरुष को कितने प्रकार से, तो 5C2 लिख दूंगा। बीच में क्या लिखता हूं, प्लस 2 महिला कहां से आएंगी, 2 में से, तो क्या लिख देता हूं यहां पे मैं 2C2। यहां पे क्या लिखता हूं मैं, गुणा 1 पुरुष कहां से आएगा, 5 में से, कितने प्रकार से, 5C1। क्लास में एकदम डिटेल्ड में समझाया हूं पूरी कंडीशन को लिख के। तो यहां पे सिंप्लीफाई कैसे करना है, 2C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, 5C2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 × 4 और नीचे कितना हो जाएगा 2 × 1, ये भी समझा चुका हूं। 5 से स्टार्ट करो, कम करते हुए 2 बार गुणा करना है और नीचे क्या करना है, फैक्टोरियल 2 प्लस, सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा 2 × 1 और नीचे भी कितना 2 × 1, ये कितना हो जाएगा 5, 2 से कट कर दो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ये कितना आ जाएगा 5, टोटल कितना आया 25। 25 प्रकार से आप समिति बना सकते हैं जिसमें कम से कम एक महिला होगी ही। तो ऐसा प्रश्न पूछा गया है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 25। तो कम से कम एक महिला का मतलब आपको समझना है 1 महिला तथा 2 पुरुष या 2 महिला तथा 1 पुरुष। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला प्रश्न क्या है, एक शंकु का आयतन उस गोले के आयतन के बराबर है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। यदि शंकु के आधार की त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है। कुछ बातें यहां पे बोल रहा है, शंकु का आयतन गोले के आयतन के बराबर है, मतलब जो शंकु का आयतन है और गोले का आयतन ये दोनों क्या है, बराबर। शंकु का आयतन और गोले का आयतन दोनों क्या है, बराबर है। पहली बात जो यहां पे आप लिख सकते हैं, शंकु और गोले का आयतन बराबर। अब शंकु का आयतन होता क्या है, तो पाई आर स्क्वायर एच बटा 3। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपको याद होना चाहिए। ये आर है शंकु के आधार की त्रिज्या और ये आर कैपिटल वाला जो है ये है गोले की त्रिज्या। शंकु में अगर आप देखेंगे, देखिए शंकु को समझिए थोड़ा सा, ये देखिए ऐसा कुछ बनेगा शंकु, ऐसा कुछ शंकु बनेगा। इसको मैं बोलता हूं स्लांट हाइट, मतलब तिर्यक ऊंचाई। इसको मैं बोलता हूं ऊंचाई h, और इसको मैं क्या बोलूंगा, आधार की त्रिज्या r। ये होता है शंकु, ऐसा कुछ होता है। अगर आपको लग रहा होगा तिर्यक ऊंचाई क्या होता है सर, तो ये होता है तिर्यक ऊंचाई, ये होता है ऊंचाई और ये होता है आधार की त्रिज्या। ठीक, अब आगे क्या बोल रहा है, देखिए कुछ बात और समझिए। जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, मतलब आपको गोले की त्रिज्या दे दिया है कितना, 8 सेंटीमीटर, तो r का वैल्यू आपको कितना दिया, 8। यदि शंकु के आधार की त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर है, इसका मतलब स्मॉल r भी कितना दे दिया है, 8। शंकु की त्रिज्या आधार की जो है वो गोले की त्रिज्या के क्या है, बराबर है। दोनों r क्या है, बराबर है भाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई पूछा है, तो क्या करना है आपको, ये देखिए पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों क्या है, सेम ही तो है, दोनों की वैल्यू 8 है। 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। तो h कितना आ रहा है, 4 इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी है, 8, तो h का वैल्यू कितना हो गया, 32 हो गया। h 32 निकला है। आपको निकालना क्या है, तिर्यक ऊंचाई। अब देखिए तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो आप देख पा रहे हैं शंकु में अगर मैं इसको बोल रहा हूं L, h का वैल्यू कितना मिल गया आपको, 32, और त्रिज्या कितनी आधार की, 8 है। तो आप देख पा रहे हैं ये क्या बन चुका है, समकोण त्रिभुज। ये हो जाएगा क्या, 90 डिग्री। ये हो जाएगा L, ये 8 और ये 32, तो यहां से हो जाएगा L स्क्वायर बराबर 32 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने में यहां पे L स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 1088 आएगी। 1088 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा आपको, 1088 का वर्गमूल। कैसे निकालेंगे, ये देखिए गुणनखंड विधि का भी यूज कर सकते हैं आप। 1088 का वर्गमूल, ये देखिए कैसे निकालेंगे, 2 से डिवाइड करिए कितना आ जाएगा, 544। 2 से डिवाइड करिए कितना आ जाएगा, 272। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 136। 2 से डिवाइड करिए कितना आ जाएगा, 68। 2 से डिवाइड करेंगे 34। 2 से डिवाइड करेंगे 17। 17 से डिवाइड करेंगे 1। ये 2 का पेयर बन रहा है, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर। 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना आएगा, 8 वर्गमूल 17। ये हो जाएगी तिर्यक ऊंचाई। ठीक, देख सकते हैं आप कितना आ रहा है, 8 वर्गमूल 17। तो 2D और 3D के बहुत सारे प्रश्न पूछता है व्यापम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो हमें प्राप्त होगा लाभ या हानि, कितने प्रतिशत लाभ या कितने प्रतिशत हानि। बहुत आसान सा प्रश्न है। इसका सबसे आसान तरीका क्या होता है, देखिए 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ऐसा लिख सकता हूं मैं, 16 का विक्रय मूल्य 20 के क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां से विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या आ जाएगा, 20/16। सीधे सीधे आप मान सकते हैं विक्रय मूल्य कितना, 20 और क्रय मूल्य कितना, 16। समझ पा रहे हैं, क्रय मूल्य को ले गया विक्रय मूल्य के नीचे, ये देखिए सीपी आ गया एसपी के नीचे, ये 16 आ गया 20 के नीचे। परसेंटेज निकालना है तो सीधे सीधे मान लीजिए एसपी कितना 20 और सीपी कितना 16। के पद में भी मान सकते हैं आप मान सकते हैं एसपी कितना 20 के, सीपी कितना 16 के। आप देख पा रहे हैं लाभ होगा क्योंकि एसपी ज्यादा है। बता दीजिए लाभ का प्रतिशत, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कुल लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100%।
तो कुल लाभ कितना 4, क्रय मूल्य कितना 16, नीचे क्या आएगा क्रय मूल्य, आंसर कितना आ जाएगा 25% का लाभ। तो ऑप्शन में क्या है 25% का लाभ। बहुत आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भी बहुत तरीके हैं लेकिन ये बहुत आसान तरीका है। सीपी एसपी मिला काम खत्म, सीपी मिल गया 16 एसपी 20, तो लाभ कितना बता सकते हैं 25%। लाभ मतलब क्या प्रतिशत वृद्धि, कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ है 25% का वृद्धि हुआ है। 16 अगर क्रय मूल्य है 16 रुपया का खरीदा, इसको 20 रुपया का बेच दिया, कितना लाभ कमा रहा हूं 25%। 4 रुपया जो है 16 का कितना परसेंट है 25% है। एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ती है। यदि 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 है तो पहले साल के शुरुआत में गांव की जनसंख्या कितनी थी। ठीक, प्रतिशत का प्रश्न है। तो पहले साल के शुरुआत में पूछा है गांव की जनसंख्या कितनी थी, तो मान लिया पहले साल के शुरुआत में गांव की जनसंख्या कितनी है x है। तो पहले साल के शुरुआत में कितनी है x, हर साल कितना बढ़ रही है 25%। तो पहले साल के शुरुआत में कितना है x, इसमें 25% का वृद्धि हुआ। ये देखिए एक साल बाद कितना हो गया x का 125%। अब इसमें दूसरे साल कितना वृद्धि हुआ 25%, इसमें वापस से कितना वृद्धि हुआ 25%, तब जाके 3 साल के अंत में गांव की जनसंख्या कितनी हो गई 10,000। सिंप्लीफाई करना है, इतना आसान। यह है प्रारंभ में, यह है 1 साल के अंत में, यह है 2 साल के अंत में, और यह क्या है 3 साल के अंत में। प्रारंभ में x है, इसमें 25 का वृद्धि हुआ 1 साल के अंत में, x का 125%, इसमें 25 का वृद्धि हुआ तो इसका 125% 2 साल के अंत में, इसमें 25% का वृद्धि हुआ तो इसका 125% 3 साल के अंत में। सिंप्लीफाई करेंगे, कट करिए इसको, 25 5 125, 25 चौको 100, ये देखिए 25 5 125, 25 चौको 100, 25 5 125, 25 चौको 100। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 10,000 गुड़ा 4 गुड़ा 4 गुड़ा 4 डिवाइड बाई 5 गुड़ा 5 गुड़ा 5। कट पिट करेंगे इसको, 5 से कट करिए कितना आ जाएगा 20 00, 5 से कट करिए कितना आ जाएगा 4 00, 5 से कट करिए कितना आ जाएगा 80, 80 गुड़ा कितना 64, 8 चौको 32, 8 छंग 48 और 3 11, मतलब 51, 5120। ऑप्शन में देख पा रहे हैं 5120 है। बहुत आसान है, केवल आपको ध्यान रखना है x में 10% का वृद्धि करूंगा तो नया मान x का 110%, और x में 10% का कमी करूंगा तो नया मान x का 90%। तो यहां पे जनसंख्या कितनी है x 25 का वृद्धि हुआ तो x का 125%, इसमें 25 का वृद्धि हुआ इसका 125%, इसमें 25 का वृद्धि हुआ इसका 125%, और यहां पे जनसंख्या कितनी दी गई है 10,000। x का मान निकाल सकते हैं आप। एक व्यक्ति का वेतन 25% कम कर दिया जाता है और फिर घटाए गए वेतन को पुनः 25% बढ़ा दिया जाता है, तो आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन क्या है। सेम है 6.25% ज्यादा, 6.25% कम, या 0.625% कम है। तो बहुत आसान है, इसके लिए आपको पहले भी बहुत सारे वीडियोस प्रोवाइड करा चुके हैं, बताया उसमें। एक तरीका तो यह है प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला लगा दीजिए। ये क्या हो जाएगा पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला प्रतिशत गुणा दूसरा प्रतिशत बटा 100। एक तरीका तो ये है। अब बोल क्या रहा है पहले 25% बढ़ाया गया तो पहला प्रतिशत हो गया प्लस का 25, दूसरा हो जाएगा माइनस का 25, पहला प्लस का 25 दूसरा माइनस का 25 बटा 100। तो ये हो गया 0 माइनस 625 बटा 100, तो आंसर कितना आएगा -6.25, मतलब 6.25% का क्या हो रहा है कमी। जहां भी दो डेटा देगा परसेंटेज में, प्रतिशत वृद्धि कमी ऐसा कुछ, ये बहुत यूज होता है। बहुत प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। ध्यान ये देना है वृद्धि को पॉजिटिव और कमी को नेगेटिव लिखेंगे आप। अगर आंसर पॉजिटिव आएगा तो वृद्धि को शो कर रहा है, मतलब उसके वेतन में क्या हो रहा है
प्लस में अगर आता है आंसर तो उसके वेतन में क्या हो रहा है, वृद्धि, माइनस में आता तो कमी हो रहा है। प्रोसीजर भी है इसका। मान लीजिए उसका प्रारंभिक वेतन कितना है, 100। मान लीजिए उसका प्रारंभिक वेतन कितना, 100। नया वेतन क्या हो जाएगा, तो नया वेतन कैसे निकालेंगे, पहले 25% का वृद्धि, तो 100 का 125%, इसमें 25% का कमी, तो इसका कितना, 75%। सिंप्लीफाई करो, 100 से 100 कैंसिल, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, ये लगभग मिलेगा आपको 93.25 मिलेगा, इसी के आसपास कुछ मिलेगा। तो 100 रुपया से वेतन कितना हो गया, 93.25 हो गया। इसका मतलब कितना कमी आ रहा है, 75 मिलेगा कुछ। इसका मतलब कितना कमी आ रहा है, 6.25% का कमी आ रहा है। ऐसा भी कर सकते हो, 100 रुपया मान लो, नया वेतन कितना आया, 93.75, इसका मतलब जो कमी हुआ है वो कितने परसेंट का हुआ है, 6.25 का। या सीधे सीधे फॉर्मूला पुट करो, पहला प्लस दूसरा प्लस पहला गुणा दूसरा बटा 100। ठीक, इंपॉर्टेंट है लेकिन। 45 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। यदि कुछ मात्रा में पानी मिलाया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। तो कितनी मात्रा में पानी मिलाया गया, कितनी मात्रा में पानी मिलाया गया। ठीक, देखिए 45 लीटर है दूध और पानी का मिश्रण, 45 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात क्या है, 2:1। तो सबसे पहले तो यहां से बता दीजिए आप दूध की मात्रा, दूध की मात्रा कितना हो जाएगा, 45 गुणा 2/3। ये देखिए सीधे ऐसा बता सकते हैं ना आप। टोटल कितना है 45, दूध की मात्रा कैसे बताएंगे, 2 ऊपर नीचे अनुपातों का योग। अब बचा जो है वो क्या होगा, पानी। तो पानी की मात्रा अगर बतानी है तो कैसे बता दीजिए, 45 गुणा कितना, 1/3। कितना लीटर पानी, 15 लीटर पानी। मतलब इस 45 लीटर में आपने 30 लीटर दूध मिलाया होगा और 15 लीटर पानी, तभी तो टोटल कितना है 45, और अनुपात क्या आ रहा है, 2:1। अब बोल क्या रहा है प्रश्न में, देखिए कुछ मात्रा में पानी मिलाया गया जिससे अनुपात कितना हो गया, 1:2। तो कितनी मात्रा में पानी मिलाया गया था। अब आपने क्या किया, बाहर से कुछ पानी इसमें मिला दिया, बाहर से आपने कुछ पानी मिला दिया, अनुपात क्या होगा, चेंज। कितना पानी मिलाया, तो मान लीजिए x लीटर पानी आपने मिला दिया, तो दूध तो रहेगा 30 लीटर ही, पानी कितना हो गया 15 से कुछ ज्यादा, कितना ज्यादा, x लीटर। अनुपात लेकिन चेंज हो गया, कितना हो गया, 1:2। तो दूध और पानी की मात्रा का नया अनुपात क्या हो गया, 1:2। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 60 बराबर कितना, 15 + x। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहां से, 45 लीटर। मतलब आपने क्या किया है, 45 लीटर बाहर से पानी मिलाया है। मिला के भी देख सकते हैं, दूध कितना था 30, पानी कितना था 15, 45 मिला दिए, और तो ये हो गया 30/60। ये देखिए अनुपात कितना हो गया है, 1/2। चेक भी कर सकते हैं आप। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी तय करता है और वह 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। यदि उसे तय करने में कुल 2 घंटे 20 मिनट का समय लगता है तो दूरी बताइए। क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन में, मान लीजिए A से B तक जाना है, ये दूरी आपको नहीं पता है, ये दूरी को कितना मान लीजिए, x किलोमीटर मान लीजिए। जाते समय उसकी चाल क्या है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। जाते समय उसकी चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और आते समय चाल कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। जाने और आने में कुल समय कितना लगा, 2 घंटा 20 मिनट। जाने और आने में जो टोटल समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, 2 घंटा और 20 मिनट। 2 घंटा और 20 मिनट टोटल समय दिया है जाने का और आने का। तो आप समय को ब्रेक कर दीजिए। समय को कैसे ब्रेक करेंगे, जाने का समय प्लस आने का समय बराबर कितना, 2 घंटा 20 मिनट। समय क्या होता है, दूरी बटा चाल। ये देखिए समय क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो यहां पे दूरी कितना है, x। तो जाने का समय क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। आने का समय दूरी बटा चाल। अब ये जो समय लिखा है, ये क्या लिखा है, समय, और ये समय किसमें लिखा है, तो आपको समझना है ये समय घंटे में है,
क्योंकि ये किलोमीटर में और ये किलोमीटर प्रति घंटे में, मतलब समय किसमें आएगा, घंटे में। ये समय भी घंटे में, तो टोटल समय भी किसमें लिखिए, घंटे में। तो 2 घंटा 20 मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए। ये ऑलरेडी घंटे में है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 20/60 मतलब कितना, 1/3। कितना आ जाएगा घंटे में समय, 7/3। तो यहां लिख दिया मैं 7/3। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 12 और 9 कैल्शियम ले लीजिए, तो 12 और 9 कैल्शियम कितना आ जाएगा, 12 और 9 कैल्शियम 36 आ जाएगा। ठीक, तो यहां कितना आ जाएगा 3x, यहां कितना 4x बराबर 7/3। तो 7x/36 बराबर 7/3। 7 से 7 कैंसिल, 3 से कितना 12। तो x का वैल्यू कितना आ गया 12। किसमें आएगा, किलोमीटर में। तो जहां पे भी कुल समय आपको दिया रहेगा, आप क्या करेंगे, समय को ब्रेक कर देंगे। कुल समय दिया है तो समय को ब्रेक कर दीजिए। जाने का समय प्लस आने का समय बराबर कुल समय। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 4:3 है तथा इनके खर्चों का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक की मासिक बचत 600 रुपए है तो ए की मासिक आय कितनी है। इसको करने का 2 तरीका होता है, जो आसान तरीका वो आपको समझा रहा हूं। ए और बी की मासिक आय का अनुपात दिया है 4:3, तो आप मान लीजिए ए की मासिक आय, आप यहां मान लीजिए ए की मासिक आय कितनी हो जाएगी 4 के, और बी की मासिक आय कितनी हो जाएगी 3 के। बी की मासिक आय कितनी, 3 के। ए कितना कमाता है 4 के रुपया, और बी कितना कमाता है 3 के रुपया। प्रत्येक की बचत कितनी है 600, मतलब ए भी कितना बचा रहा है 600, और बी भी कितना बचाता है 600। अगर मैं लिखना चाहूंगा ए का व्यय, ए का खर्चा, तो ए का खर्चा कितना होगा, आय था 4 के और बचा रहा है कितना 600, तो 4 के माइनस 600, ये क्या हो जाएगा ए का व्यय। इसी प्रकार अगर मैं बी का व्यय लिखना चाहूंगा तो बी का व्यय कितना हो जाएगा 3 के माइनस 600 हो जाएगा। अगर मान लो मैं 1000 रुपया कमाता हूं और 200 रुपया बचा रहा हूं, तो मेरा व्यय कितना है 800 रुपया का है। वही बात यहां पे हो रही है, आय में से बचत को घटाओगे तो व्यय मिल जाएगा। अब इनके व्यय का अनुपात प्रश्न में आपको दिया है, ये देखिए इनके खर्चों का अनुपात कितना है 3:2, तो इनके खर्चों का अनुपात, इसका मतलब ये देखिए ए का खर्च और ये बी का खर्च, ये अनुपात कितना दिया है 3:2। के का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, कितना आएगा देखिए 8 के माइनस 1200, 9 के माइनस 1800। तो यहां से के का जो वैल्यू है ये कितना मिल जाएगा आपको 600। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 का 4 के में कितना हो गया 8 के, 2 का 600 में हो गया 1200, 3 का 3 के में 9 के हो गया, 3 का 600 में कितना हो गया 1800। तो के का वैल्यू कितना आया 600, के 600 मिल गया। तो आप बता सकते हैं ए का मासिक आय कितना हो जाएगा 4 गुणा 600 मतलब कितना हो गया 2400। तो आंसर क्या आ जाएगा 2400। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक भिन्न के अंश में से 4 घटाने पर, हर में 1 जोड़ने पर भिन्न 1/6 हो जाती है। यदि उसके अंश तथा हर में क्रमशः 2 और 1 जोड़ दिए जाएं तो यह 1/3 हो जाती है। तो भिन्न के अंश और हर का लसाअ ज्ञात करो। अगर भिन्न संख्या पूछता तो ऑप्शन से चेक कर लेते, लेकिन यहां पे तो भिन्न के अंश और हर का लसाअ पूछ लिया, मतलब आपको यहां निकालना पड़ेगा भिन्न का अंश कितना और भिन्न का हर कितना निकालना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। अगर भिन्न संख्या पूछता तो ऑप्शन से चेक कर लेते, लेकिन यहां पे तो आपको भिन्न संख्या निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि अंश भी चाहिए हर भी चाहिए, तभी तो क्या निकालेंगे उसका लसाअ। तो मान लीजिए भिन्न संख्या कितना है x/y, मान लीजिए भिन्न संख्या क्या है x/y। अब भिन्न के अंश में से 4 घटाने पर, ये देखिए भिन्न के अंश में से 4 घटा दिया, हर में 1 जोड़ने पर हर में 1 जोड़ दिया, तो भिन्न संख्या क्या मिल रहा है 1/6। ये देखिए भिन्न संख्या मिल गया 1/6, आसान ही है। भिन्न के अंश में से 4 घटाया, हर में 1 जोड़ा, तो भिन्न संख्या क्या मिला 1/6। अब क्या बोल रहा है अंश और हर में क्रमशः 2 और 1 जोड़े जाते हैं। अंश और हर में क्रमशः 2 और 1 क्या कर रहा है जोड़ रहा है, तो भिन्न संख्या क्या बन जा रहा है 1/3। समीकरण नंबर 2 यही बोला है। अब यहां सिंप्लीफाई करिए, दोनों इक्वेशन को
और आपको x और y मिलेगा। ठीक, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 6 का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई करो। x और y में दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों को सिंप्लीफाई करना, x और y का वैल्यू फाइंड कर लेना, x और y का क्या निकाल देना, फिर एलसीएम बन जाएगा ये। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं, निकाल लेंगे। मेन तो यही था समझाने का मेरा जो उद्देश्य, कि भिन्न संख्या को x और y मान लिया, अंश में 4 घटाया, हर में 1 जोड़ा, तो भिन्न संख्या क्या हो गया? 1/6। अंश में 2 जोड़ा, हर में 1 जोड़ा, तो भिन्न संख्या क्या हो गया? 1/3। सिंप्लीफाई करके x और y निकालेंगे, x और y मिल गया, उसके बाद उसका एलसीएम भी निकालना है आपको। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 संख्याओं का औसत 35 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 32 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 37 हो तो छठवीं संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न अभी जो एग्जाम्स हुए थे व्यापम के, संपरीक्षक का एग्जाम हुआ था, मंडी का एग्जाम हुआ था, वहां पे पूछे गए थे। 11 संख्याओं का औसत 35 है। अब यहां पे कंफ्यूजन क्या होता है, सर प्रथम 6 बोल दिया और अंतिम 6 बोल दिया तो संख्याएं तो 12 हो गई, जबकि यहां पे तो 11 संख्या है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। मान लो 5 संख्या है, मान लो ये देखो 5 संख्याओं का योग आपको पता है, मान लो 5 संख्याओं का योग आपको पता है। मैं बोला प्रथम 3 का योग, प्रथम 3 कहने का मतलब क्या हो गया? a प्लस बी प्लस सी का योग। अंतिम 3 का योग बोलने का मतलब क्या हो गया? सी डी और ई का योग। तो कंफ्यूज नहीं होना है। 5 का योग पता था, प्रथम 3 का योग मतलब ए बी सी का योग, अंतिम 3 का योग मतलब सी डी ई का योग। अब मान लो मेरे को चाहिए क्या? तीसरी संख्या सी चाहिए, तो सी कैसे निकालूंगा आप खुद सोचो। इन दोनों को ऐड करूंगा, इन दोनों को ऐड करने पे सी क्या आएगा? 2 बार उसमें से ये वाले को घटा दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? सी का वैल्यू। इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा? a प्लस बी प्लस 2c प्लस डी प्लस ई, इन दोनों के योग में से इसको घटाऊंगा तो क्या मिलेगा? c मिलेगा मेरे को। तो उसी प्रकार यहां पे क्या हो रहा है देखिए, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 32 है, तो 6 का योग कितना हो जाएगा? 6 इंटू 32। अंतिम 6 का औसत 37 है, तो 6 इंटू 37। प्रथम 6 का योग, अंतिम 6 का योग, इसमें से आप क्या करिए? घटा दीजिए 11 इंटू 35 को, इसको घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो यहां से समझना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है। ज्यादा डाउट आ रहा है तो लिख के बता रहा हूं, देखिए लिख के कैसे बताऊंगा? ऐसे बताऊंगा भाई, ये देखिए ऐसा लिख सकता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे आप? 11 इंटू 35 ही तो करेंगे ना। औसत दिया है 35, तो योग कैसे निकालेंगे? 11 इंटू 35। प्रथम 6 का औसत 32 है, तो प्रथम 6 का योग कैसे निकालेंगे आप? तो प्रथम 6 का योग निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे? 6 इंटू 32 ही तो लिखेंगे। अंतिम 6, ये देखिए ये क्या हो गया आपका? प्रथम 6 और ये क्या हो जाएगा? अंतिम 6, मतलब f प्लस जी प्लस एच प्लस आई प्लस जे प्लस के, कितना हो जाएगा? 6 इंटू 37। आपको चाहिए छठी संख्या, इसका मतलब आपको क्या चाहिए? f का वैल्यू कैसे निकलेगा? इन दोनों को अगर मैं जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ने पे f कितने बार आ गया है? 2 बार आ गया है, उसमें से इसको घटा दूंगा तो बचेगा क्या? केवल f बचेगा। वही काम कर रहा हूं, 6 गुणा 32 प्लस 6 गुणा 37, इन दोनों के योग में से इसको क्या करूंगा? घटाऊंगा। ठीक, ये गुणा भाग आपका काम है, मेरा काम है समझाना बस। 4 का घात 61 प्लस 4 का घात 62 प्लस 4 का घात 63 प्लस 4 का घात 64 निम्न में से किससे विभाजित होगा? यह भी प्रश्न पूछा गया था। देखो इसको करने का तरीका क्या होता है, 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63 प्लस 4 की घात 64 निम्न में से किससे विभाजित होगा? कैसे निकालेंगे इसको? इसका करने का तरीका क्या है? मैक्सिमम जो कॉमन निकल रहा है कॉमन निकालो। तो 61 62 63 64 में से मैक्सिमम कॉमन क्या निकल रहा है? 4 का पावर 61, तो बचा कितना? 1, यहां पे 4, यहां पे 4 का पावर 2, यहां पे 4 का पावर 3। सिंप्लीफाई करिए, कितना आएगा ये? 1 4 16 64। आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आ जाएगा? देखिए 16 और 64 कितना हो जाएगा? 80, 84 और 1 85, ये आ रहा है। अब क्या करना है आपको? इसको तो आप चेक कर नहीं सकते,
बहुत बड़ी संख्या है। आप इसको चेक करिए, क्या ये 85 इन चारों में से किसी से भाग जा रहा है? अगर 85 इन चारों में से किसी से भाग गया, मतलब 85 का कितना गुना भी करूंगा, इन चारों से क्या होगा? विभाजित। जैसे अगर 20 जो है ये 4 से भाग जा रहा है, तो 20 का मैं कितना गुना भी कर लूंगा, 4 से क्या होगा? विभाजित ही तो होगा। तो 85 को चेक करो, क्या 85 3 से भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। क्या 85 10 से भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। 85 11 से भी भाग नहीं जा रहा है, 13 से भी भाग नहीं जा रहा है। अब क्या करें भाई, इसको तो चेक कर नहीं सकते, तो मैं क्या करूंगा, एक 4 इसमें से निकाल के 85 को दे दूंगा। तो ये बन गया 4 का पावर 60, 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32 और 2 कितना? 34। अब 340 को चेक करूंगा, 340 जा रहा है क्या? किससे जा रहा है? 10 से जा रहा है। तो 340 अगर 10 से जा रहा है, मतलब पूरी की पूरी संख्या भी किससे भाग जाएगी? 10 से भाग जाएगी। ये तरीका होता है करने का, ज्यादा सोचेंगे तो उलझ जाएंगे इसमें। एकदम आसान से अप्रोच है ये। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 10 रुपया है, तो धनराशि क्या होगा? जनरली 2 वर्ष का ही पूछता है। ठीक, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, डिटेल्ड में भी इसका प्रोसीजर समझाया हुआ है। 2 वर्ष के लिए ध्यान रखिएगा, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का फॉर्मूला होता है। ये प्रोसीजर से भी कर सकते हैं लेकिन बहुत लंबी होता है। तो 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का फॉर्मूला आपको समझाया हुआ है। P होगा मूलधन, R होगा दर, समय कितना? 2 वर्ष, तभी ये फॉर्मूला पुट करेंगे। अब धनराशि पूछा है, दर कितना दिया है? 4, तो दर हो गया 4, तो ये हो गया 4 गुणा 4 बटा 10,000। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है? 10 रुपया। सिंप्लीफाई करो, 4 से कट कर दो, कितना आ जाएगा? 25 चौको 100 मतलब 2500। 4 से कट करो, कितना आ जाएगा? 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6250। ये हो गया आपका मूलधन। कितना आसान हो गया। कभी कभी आपको P देगा तो R पूछ लेगा, R देगा तो P पूछ लेगा। डिटेल्ड में अगर प्रोसीजर देखेंगे तो केवल फॉर्मूला लिख के बता रहा हूं आपको, CI माइनस SI, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? ये देखिए, P1 प्लस R बाई 100 का पावर N माइनस P, ये क्या है? CI माइनस P करना नहीं भूलेंगे। अगर केवल इतना बोलेंगे तो ये मिश्र धन होता है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होता है। और साधारण ब्याज P गुड़ा R गुड़ा N बटा 100, ये हो गया आपका CI और ये हो गया SI। यहां पे वैल्यू पुट करिए, ये वैल्यू कितना दिया है आपको? ये वैल्यू 10 दिया है, P नहीं पता है, R पता है, N पता है, P निकाल लीजिए। यहीं से फॉर्मूला भी बनता है। ठीक, तो फॉर्मूला को याद रखेंगे आप। अगला देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में उसी साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी? ये साधारण ब्याज का प्रश्न है। कोई धनराशि क्या बोल रहा है? 20 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। ये देखिए, कोई धनराशि मतलब P स्वयं की 3 गुनी हो गई, समय कितना लगा? 20 वर्ष। अब बोल क्या रहा है? उसी धनराशि को 2 गुना होने में समय कितना लगेगा? तो उसी धनराशि को 2 गुना होने में समय कितना लगेगा? दोनों केस में दर क्या है? समान है। कोई धनराशि मतलब ये क्या है? मूलधन, कितनी हो गई? 3P, मतलब ये क्या है? मिश्र धन। तो P से 3P होने में समय लगा 20 वर्ष, तो P से 2P होने में कितना समय लगेगा? तो यहां से आप ब्याज बता सकते हैं। ब्याज कैसे बताएंगे? 3P माइनस P, तो ब्याज यहां कितना आ गया? 2P। ब्याज कितना आ गया? 2P। मिश्र धन में से मूलधन घटा दिया। अब ब्याज का फॉर्मूला तो पता है आपको, मूलधन गुड़ा दर गुड़ा समय बटा 100। तो ब्याज कितना है? 2P। मूलधन कितना है? P। दर नहीं पता है, समय कितना है? 20 वर्ष बटा 100। P से P कैंसिल हो गया। सिंप्लीफाई करिए यहां पे, तो R का वैल्यू कितना आ गया? 10%। R मिल गया 10%। R मिला तो काम खत्म। ये देखिए, यहां पे ब्याज कितना आ जाएगा? तो यहां पे ब्याज आ जाएगा 2P माइनस P, मतलब कितना? P रुपया।
फॉर्मूला में ब्याज मिल गया P रुपया, मूलधन P, दर मिल चुका है कितना 10, समय इस बार मेरे को चाहिए बटा 100, P से P कैंसिल, तो यहां पे समय कितना आ गया 10 वर्ष। आसान प्रश्न था ये, ठीक, ये थोड़ा आसान प्रश्न है। तो समय कितना हो जाएगा 10 वर्ष। ऑप्शन देख लीजिए कहां पे 10 वर्ष है, देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया, यदि x प्लस 1/x माइनस 1 बराबर a बटा b और 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई बराबर b बटा a, तो वैल्यू क्या पूछा है x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई का वैल्यू। और ऑप्शन कैसा दिया है, a और b के पद में दिया है। इसका मतलब यह कंफर्म है कि x और y का वैल्यू आपको निकालना है किसके पद में, a और b के पद में निकालना है आपको। x और y का वैल्यू आपको a और b के पद में निकालना है। कैसे निकालेंगे सोचो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a और b का वैल्यू तो बहुत लेंदी हो जाएगा, दो इक्वेशन बनेगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। देख पा रहे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू a और b के पद में, यहां से y का वैल्यू a और b के पद में, बहुत लेंदी हो जाएगा। लेकिन आपको डेटा को देख के दिमाग में आना चाहिए कि सर यहां पे तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो युगांतरानुपात नियम अप्लाई कर चुका है। ये डेटा सेम है, प्लस माइनस का डिफरेंस दिखाई दे रहा है बस, मतलब ऑलरेडी इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा हुआ है। तो जब कभी भी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो युगांतरानुपात किसी भी इक्वेशन में लगा हुआ होता है, आप वापस से क्या करते हो, उसमें युगांतरानुपात नियम लगाते हो। तो आपको क्या करना है, युगांतरानुपात नियम लगाना है। कैसे लगाएंगे, देखिए x प्लस 1/x माइनस 1 बराबर a बटा b, तो इसमें अगर मैं युगांतरानुपात नियम लगाऊंगा तो ये कितना बन जाएगा, x बटा 1, इधर कितना बनेगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। तो यहां से x का वैल्यू क्या मिल गया मेरे को, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। ये देखिए, इसी प्रकार सेकंड वाले से आप y का वैल्यू निकालेंगे। दिया क्या है आपको, 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई बराबर कितना, b बटा a। तो यहां से पहले तो आप ऐसा लिख लीजिए ताकि गलतियां ना हो, ऊपर प्लस वाले को नीचे माइनस वाले को। अब इसमें अगर मैं लगाऊंगा युगांतरानुपात नियम तो 1 बटा वाई बराबर क्या बनेगा, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। तो यहां से y का वैल्यू क्या निकलेगा, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी निकलेगा। ये मिल गया मेरे को y का वैल्यू। चाहिए क्या मेरे को, देख लीजिए अब, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई चाहिए। वैल्यू पुट करते हैं तो x का वैल्यू कितना है, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। y का वैल्यू कितना है, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स वाई, एक्स का वैल्यू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, वाई का वैल्यू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये a प्लस बी कैंसिल, a माइनस बी कैंसिल। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ये कितना बचेगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। माइनस है तो चिन्ह पूरे चेंज होंगे। ये देखिए ऐसा कुछ हो जाएगा। ये यहां पे क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बगल में ये 2 आ गया। a स्क्वायर से a स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर, 2ab कितना हो गया भाई, 4ab डिवाइड बाई 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल, 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऐसा बनेगा क्वेश्चन। ऑप्शन में देख लीजिए 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है क्या, तो 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। योगांतरानुपात से व्यापम बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है। एक माली 17,956 पेड़ लगाना चाहता है तथा उन्हें इस प्रकार से लगाना चाहता है कि वहां उतनी ही पंक्ति हो जितनी एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या है। एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या है, ठीक, ये रिपीट हो गया है ये स्टेटमेंट। एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी है। प्रश्न को फिर से रीड कर रहा हूं। एक माली 17,956 पेड़ लगाना चाहता है तथा उन्हें इस तरह से लगाना चाहता है कि वहां उतनी ही पंक्ति हो जितनी एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक पंक्ति में अगर 3 पेड़ हैं तो कुल पंक्तियां भी कितनी होंगी, 3 होंगी, ऐसा बोलना चाह रहा है।
एक पंक्ति में अगर 2 पेड़ हैं तो पंक्तियां भी कितनी होंगी? 2। एक पंक्ति में अगर 4 पेड़ हैं तो पंक्तियां भी कितनी होंगी? 4 होंगी। ऐसा प्रश्न में बोला गया है कि पंक्तियों की संख्या उतनी ही होगी जितनी कि एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या है। एक पंक्ति में 3 पेड़ हैं तो 3 पंक्तियां होंगी, एक पंक्ति में 2 पेड़ हैं तो 2 पंक्तियां होंगी, एक पंक्ति में 4 पेड़ हैं तो 4 पंक्तियां होंगी। तो यहां पर अगर मैं बोलूं टोटल पेड़ कितने हैं तो आप बोलेंगे सर 3 इंटू 3 है 9। यहां टोटल पेड़ कितने हैं? 2 इंटू 2 मतलब 4। यहां पे टोटल पेड़ कितने हैं तो आप बोलेंगे सर 4 इंटू 4 16 है। लेकिन मेरे को टोटल पेड़ प्रश्न में दे दिया है कितने हैं? 17,956। लेकिन मेरे को पता नहीं है कि एक पंक्ति में कितने पेड़ और टोटल कितनी पंक्तियां। तो मैं मान लेता हूं n पेड़ हैं एक पंक्ति में और टोटल पंक्तियां भी कितनी हैं? n। मतलब टोटल जो पेड़ निकलेंगे वो कितने निकलेंगे? n इंटू n निकलेंगे। इसकी वैल्यू आपको प्रश्न में देकर रखी है, कितनी है? देख लीजिए 17,956। 17,956। तो यहां से n स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 17,956। तो n का वैल्यू कितना हो गया? वर्गमूल 17,956। समझ पा रहे हैं बात को? 5 पेड़ हैं अगर एक पंक्ति में तो कुल पंक्तियां भी कितनी? 5। तो पेड़ों की संख्या 5 इंटू 5। यहां पे मेरे को पता ही नहीं है कि एक पंक्ति में कितने पेड़ हैं, तो मैं मान लिया एक पंक्ति में कितने पेड़ हैं? n। तो पंक्तियां भी कितनी होंगी? n। तो टोटल पेड़ कितने होंगे? n इंटू n। और इसकी वैल्यू प्रश्न में आपको देकर रखी है 17,956। वर्गमूल निकाल लीजिएगा आप भाग विधि से या गुणनखंड विधि से, जो भी आपको ठीक लगे वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। ये सेम ऐसा ही प्रश्न अभी CGPSC प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था, सेम ऐसा ही प्रश्न। देखिए क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है। वह कुल यात्रा का 30% भाग को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 60% भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष बची दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां पे ये होगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। कुल यात्रा की औसत चाल बताइए। ठीक, देख लीजिए कैलकुलेशन आप करेंगे, थोड़ा सा समझा रहा हूं मैं। मान लीजिए कुल यात्रा कितनी है उसकी? x किलोमीटर की। मान लीजिए कुल यात्रा है x किलोमीटर की। अब बोल क्या रहा है? कुल यात्रा का 30% भाग, कुल यात्रा का 30% मतलब कितना हो गया? लगभग 30% हो जाएगा। 30x बटा 100, यही तो हो जाएगा 30%। मतलब कितना? 3/10। इसके बाद क्या बोल रहा है? 60% भाग, कुल यात्रा का 60% भाग। तो 60% का मतलब कितना हो जाएगा? 60x बटा 100 मतलब कितना? 6/10। और शेष जो बचा है, तो शेष कितना बचेगा? तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा भाई, x में से माइनस करना पड़ेगा 3x बटा 10 को और यहां पे 6x बटा 10 को। तो शेष कितना निकलेगा देख लीजिए, तो ये निकलेगा x बटा 10। तो शेष भाग कितना बचेगा? x बटा 10। तो 3x बटा 10, 6x बटा 10, तो बचा कितना? x बटा 10। अब पहला जो पोर्शन है इसको वो तय कर रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये देखिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। दूसरा जो पोर्शन है इसको वो तय कर रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और अंतिम वाला जो पोर्शन है उसको वो तय कर रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल पूछा है कितना होगा। तो समय का ही कॉन्सेप्ट को लेके बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? यहां से यहां तक जाने में टोटल कितना समय लगेगा? तो आप बोलेंगे दूरी बटा चाल। तो चाल कितना है? 20। यहां से यहां तक जाने में समय कितना लगेगा? तो आप बोलेंगे दूरी, ये देखिए, बटा चाल। चाल कितना है? 40। यहां से यहां तक जाने में कितना आपको लगेगा समय? तो आप बोलेंगे दूरी बटा चाल। तो चाल कितना है यहां पे? 10। ये लिखा हुआ है दूरी, दूरी बटा चाल। ये लिखा हुआ है दूरी, दूरी बटा चाल। ये भी लिखा हुआ है दूरी, दूरी बटा चाल। तो समय प्लस समय प्लस समय बराबर क्या लिखेंगे आप? कुल समय। तो कुल समय मतलब क्या हो जाएगा? कुल दूरी। कुल दूरी कितना? x बटा औसत चाल। ऐसा इक्वेशन बनेगा। ये समय लिखा हुआ है, ये भी समय लिखा हुआ है, ये भी समय लिखा हुआ है और ये भी समय लिखा हुआ है।
समय को मैंने ब्रेक कर दिया, समय प्लस समय प्लस समय बराबर कुल समय। तो दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, कुल समय मतलब कुल दूरी x और औसत चाल। सिंप्लीफाई करके आपको औसत चाल निकालना है। x क्या हो जाएगा, कैंसिल, सिंप्लीफाई करेंगे और यहां से क्या निकालेंगे आप, औसत चाल निकालेंगे। ठीक, ये आपका काम है। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, एलसीएम लेके या 10 को कॉमन निकाल लीजिए, जो भी करना है आपको। उसके बाद आप औसत चाल बताएंगे। यहां पे देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, घातांक का प्रश्न है ये। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, आप ये जो आधार दिख रहा है इसको समान करते हैं। तो आधार को समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 243 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 का घात कितना लिख सकता हूं मैं, 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27, 27 चौको 27 त्रिका 81, 81 त्रिका कितना हो जाता है 243, मतलब 3 का घात 5 लिख सकता हूं। 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 का घात 2। आधार को मैं समान कर रहा हूं, तो 243 को मैं क्या लिखा, 3 का घात 5, इसका घात कितना n बटा 5, और ये तो ऑलरेडी क्या है 3 है। इसको मैं 3 का घात 2 लिखा, इसका घात n, 3 का घात n माइनस 1। 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल, तो ये हो गया 3 का घात n गुणा 3 का घात 2n प्लस 5। नीचे कितना हो गया, 3 का घात 2n गुणा 3 का घात n माइनस 1। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, कितना आएगा, कितना हो जाएगा, देखिए n और 2n कितना हो जाएगा, ये n प्लस 2n प्लस 5, नीचे कितना आ जाएगा 2n प्लस n माइनस 1। तो n और 2n हो गया 3n, 3n प्लस 5, नीचे हो जाएगा 3n माइनस 1। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ऊपर ले जाइए इसको, तो माइनस में आ जाएगा 3n माइनस 1, 3n प्लस 5 माइनस 3n प्लस 1, तो 3n से 3n कैंसिल, 3 का पावर क्या बैठेगा यहां पे, 6 बैठेगा, 3 का पावर 6, 3 का पावर 6 सिंप्लीफाई करेंगे, ऑप्शन यहां पे मिस्टेक है, ठीक, 3 का पावर 6 ही आएगा यहां पे। ठीक, या तो फिर हो सकता है डेटा में कुछ गड़बड़ी होगी, प्रश्न में जो डेटा दिया गया है उसके हिसाब से जो आपका उत्तर आएगा वो क्या आएगा, 3 का पावर 6 ही आएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार्यालय में 1/3 महिला कर्मचारी हैं, इनमें से 1/2 महिलाएं विवाहित हैं तथा 1/3 विवाहित महिलाओं के बच्चे हैं। यदि 3/4 पुरुष कर्मचारी विवाहित हों तथा विवाहित पुरुषों के 2/3 भाग के बच्चे हों, तो कुल कर्मचारियों के किस भाग के बच्चे नहीं हैं। ठीक, देखते हैं क्या बोल रहा है। एक कार्यालय में 1/3 महिला कर्मचारी हैं, तो मान लीजिए टोटल कर्मचारी कितने हैं x, तो महिला कितनी हो जाएंगी 1/3 x, ये हो गई महिला। तो पुरुष कितने हो जाएंगे, x में से 1/3 x को घटा दीजिए तो पुरुष कितने हो जाएंगे 2x/3, ये महिला, तो बच्चे जो हैं वो पुरुष हो जाएंगे। अब आगे क्या बोला, देखिए इनमें से 1/2 महिलाएं विवाहित हैं, 1/2, इनमें से 1/2 महिलाएं क्या है विवाहित, तो विवाहित महिलाएं कितनी हो गई, इनमें से 1/2, ये देखिए कितना हो जाएगा 1/6x, ये क्या हो गई विवाहित महिलाओं की संख्या। अब बोला क्या, विवाहित महिलाओं में से 1/3 के बच्चे हैं, तो ये हो गई विवाहित महिलाएं, इनमें से 1/3 महिलाओं के बच्चे हैं, तो 1/6x में से 1/3 महिलाओं के बच्चे हैं, मतलब बच्चे कितने हैं 1/18x महिलाओं के। बच्चे कितने के हैं 1/18x। ये महिलाएं, इनका 1/2 विवाहित हैं, तो ये हो गई विवाहित महिलाएं, इनका 1/3 में बच्चे हैं, तो 1/18x हो गया। अब अगर बात करते हैं पुरुषों की, तो पुरुषों का क्या बोला है, 3/4 पुरुष कर्मचारी विवाहित हैं तथा उनके 2/3 भाग के बच्चे हैं। तो इनका 3/4 क्या है विवाहित, तो इनका 3/4, ये देखिए इनका 3/4 विवाहित, सिंप्लीफाई करेंगे मतलब कितने विवाहित हैं x/2। उसके आगे क्या बोल रहा है देख लीजिए, उनके 2/3 कर्मचारियों के पुरुषों के बच्चे हैं, 2/3 के बच्चे, तो इनका 2/3 निकाल दीजिए, तो बचा कितना x/3। अब समझेंगे, ये है महिलाएं, ये है विवाहित महिलाएं, और ये हैं ऐसी महिलाएं जिनके बच्चे हैं। ये हैं पुरुष
और ये क्या है, विवाहित पुरुष, और ये ऐसे पुरुष जिनके बच्चे हैं। तो बच्चे हैं, उनकी संख्या कितनी है, 1/18 x प्लस x बटे 3। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए x प्लस 6x मतलब 7x/18 ऐसे भाग हैं जिनके बच्चे हैं। तो बच्चे नहीं हैं ऐसे लोगों की संख्या कितनी आ जाएगी, 11x/18। 11/18 भाग ऐसा है जिनके बच्चे नहीं हैं, तो ऑप्शन देख लीजिए 11/18। ठीक, तो क्वेश्चन थोड़ा सा पूछने का तरीका ऐसा था कि कंफ्यूज ज्यादा कर रहा है ये।